गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम भौतिक विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है उसमें हम बहुत अच्छा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव है। ठीक है, डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पॉइंट पर -q चार्ज रखा है, बी पॉइंट पर +q चार्ज रखा है और दोनों चार्जों का एक स्मॉल डिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम क्या मानते हैं कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर थीटा कोण पर एक पॉइंट P रखा है जहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कभी भी विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लेकर आते हैं तो तभी विद्युत विभव होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों ही क्या करेंगे, जब हम इन्फिनिटी से यहाँ पर Q0 चार्ज को लेकर आएंगे तो दोनों ही इस पर क्या उत्पन्न करेंगे, विभव उत्पन्न करेंगे। तो माइनस आवेश इस पर विभव उत्पन्न करेगा, प्लस आवेश भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा। तो दो चार्ज है, दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं तो टोटल विभव निकालना है। तो टोटल विभव क्या हो जाएगा, V1 + V2 = टोटल विभव V। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V = KQ/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला विभव निकाल रहे हैं +Q आवेश के कारण, तो मैंने V1 डाल दिया, प्लस आवेश तो प्लस ले लिया, KQ/BP मतलब कि P पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R मान लिया, ये मैंने R लिया। इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मान लिया कि -Q आवेश और P के बीच की डिस्टेंस R बने, तो मैंने क्या कर दिया, इसी फॉर्मूले से इस पर विभव निकाल दिया, V2 = KQ/ बीच का डिस्टेंस। Q मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास यहाँ पर माइनस आवेश है तो -Q हो जाएगा। AP बीच का डिस्टेंस R1 है। समीकरण नंबर 2। P बिंदु पर टोटल विभव निकालना है, तो P बिंदु पर टोटल विभव क्या हो जाएगा, V1 + V2। V1 प्लस आवेश के कारण उत्पन्न विभव, V2 माइनस आवेश के कारण उत्पन्न विभव, दोनों को मैंने इसमें सम कर दिया। तो इस तरह से कैलकुलेट करके दोनों की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू माइनस में थी तो मैंने ये कर दिया, V1 = KQ कॉमन लेकर समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है कि R1 और R2 की वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, जो यहाँ पर जो OP भुजा थी मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद मैंने इस पर AN लम डाल दिया, PQR पर मैंने AN लम डाल दिया और ऐसे ही मैंने BM लम डाल दिया PO पर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे R1 और R2 की दूरी चाहिए, कितनी है। ठीक है, उसके बाद लम डालने पर हम ये देखते हैं कि जो AP भुजा है वो NP के बराबर होती है, लगभग AP भुजा NP के बराबर होती है। जैसे डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, इस तरह से डायग्राम बन रहा है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AP भुजा NP के बराबर है, देखिए NP के बराबर है। और NP को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, NO + OP। देखिए NP को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, NO + OP। बात तो एक ही है, ये प्लस ये = PN, ये कर दिया PN। ठीक है, मुझे NO और OP की वैल्यू चाहिए। OP की वैल्यू हम जानते हैं R है, ये देखिए डायग्राम में R, ये OP की वैल्यू कितनी R है, R दूरी परिमाण आता है इसको सेंटर से। और NO की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाता है, आपके पास ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। कैसे पहचाना, क्योंकि जब हमने इसको एंगल कोण पर रखा तो ये भी एक एंगल कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण के सामने वाला लंब ये क्या हो जाता है, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो हमें ये वाली भुजा चाहिए, देखिए इसमें NO चाहिए, तो NO चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें cos थीटा लगा देंगे। देखिए cos थीटा क्या होता है, NO मतलब कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है, NO है। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये देखिए आधार NO लिख दिया, और कर्ण अपने पास ये क्या है, A है, तो मैंने यहाँ पर A लिख दिया।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन ओ इक्वल टू ए कोस थीटा, तो एन ओ की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा, मैंने ए कोस थीटा रख दिया। तो आर वन इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस आर आ गई, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, आर वन की वैल्यू निकल चुकी। इसी तरीके से आर टू की वैल्यू निकालेंगे। आर टू की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने बी से पी आर लम, पी आर पर बी एम लम डाला था, बी एम लम डाला था पी आर पर, ठीक है। तो हम जब लम डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो आपके पी एम भुजा है वो पी बी के लगभग लगभग बराबर सी दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं बी पी बराबर एम पी बोल सकते हैं। तो बी पी बराबर ये है, तो बी एम पी को मैं दो पार्ट में इस तरह कर सकता हूँ। देखिए मुझे एम पी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टोटल में से यहाँ तक की पूरी दूरी में से यदि ये वाली दूरी घटा दो तो यही दूरी तो बचेगी। तो यही क्या है, मैंने ओ पी माइनस ओ एम, ओ पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से मैंने यहाँ तक की ये दूरी कैंसिल कर दी, ठीक है। ये तो करा है मैंने, टोटल दूरी में से ये वाली दूरी कैंसिल कर दूँगा तो ये दूरी बचेगी। तो ये सी क्या है, ओ पी माइनस ओ एम। ओ पी की हमें दूरी पता है, ओ पी की दूरी कितनी है, आर है। ओ एम की दूरी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ये निकाली थी वही देखिए, ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। तो थीटा के सामने वाला लंब, आधार और कर्ण, वही कोस थीटा लग जाएगा। देखिए कोस थीटा ओ एम अपॉन ओ बी, ठीक है। ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, आधार बटा कर्ण होता है कोस में, आधार बटा कर्ण, आधार बटा ए, कर्ण ए, कोस मल्टीप्लाई गई, ओ एम इजकल टू ए कोस थीटा लिख दिया। ये आर टू की वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर 5 से आर टू की वैल्यू, समीकरण नंबर 4 से आर वन की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए ये वाले तरीके से में रख देंगे, यहाँ पर आर टू की रख देंगे, आर वन की रख देंगे। भाई ये रख दिया, लघुत्तम लिया, ये आ गया, ठीक है। ये कैसा आया, क्योंकि मैं इसका जब लघुत्तम लूँगा तो ये वाला फॉर्मूला देता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इन दोनों को लघुत्तम मल्टीप्लाई करके लूँगा तो ए प्लस बी, ये प्लस बी मान लेंगे, ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी मान लेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सी डी, ठीक है, विद साइन किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और के क्यू का उतारा है, और ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा इजक्वल टू 2a कोस थीटा हो जाएगा। ये मैंने जी टी उतार दी नीचे। यदि हम द्विध्रुव को छोटा मान ले, बहुत ही छोटा मान ले, क्या मान ले, द्विध्रुव को बहुत ही छोटा मान ले, तो आपको पता है ना बीच का डिस्टेंस पहले से छोटा होता है, द्विध्रुव को और छोटा मान रहा हूँ और 2a का और आधा कर रहा हूँ, तो a बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी। पहले से पता है कि जो बीच का जो डिस्टेंस होता है अत्यल्प होता है, 2a जिसको मान के चलते हैं, उसमें 2 का और भाग दे रहे हैं तो और अत्यल्प हो गया। तो हम ये कहेंगे कि r की कंपेयर में a बहुत ही छोटा होता है, इसलिए a लेस देन r बोल सकते हैं। फिजिक्स के अंदर छोटी वाली वैल्यू को हम 0 मान के चल सकते हैं, तो a को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो समीकरण 6 से, ये समीकरण 6 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, a के क्यू का के क्यू लिखा है, 2a का 2a लिखा है, कोस का कोस लिखा है, r का स्क्वायर r स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। याद रखना ए स्क्वायर को नेगलेक्ट वाली चीज़ को हम तभी नेगलेक्ट करते हैं जब वो माइनस में हो या प्लस में हो। मल्टीप्लाई में कभी भी हम उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम ए को नेगलेक्ट कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, तो ए को हम उसी जगह से नगण्य मानेंगे जहाँ पर वो प्लस या माइनस में हो। देखिए इससे माइनस में है, इसलिए हम इसको नगण्य माना था। यहाँ पर आप कभी इसको नगण्य मत मान लेना, कभी ए को भी नगण्य मान लो, ठीक है। उसके बाद छोड़ दे उसको। तो ये फॉर्मूला आया कि 2a इक्वल टू क्या होता है, p होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये इसको मैंने ये कर दिया, ये आपके पास v का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि मैंने जो पॉइंट p रखा था, ये पॉइंट p रखा था, ये किसी थीटा कोण पर रखा था, क्यों रखा था। अब मान लो मुझे द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विभव चाहिए, तो क्या करूँगा, तो मैं इस पॉइंट को अक्ष पर ले आऊँगा, ये इसका अक्षीय रेखा होगा। यदि मुझे निरक्षीय रेखा पर चाहिए तो इस पॉइंट को मैं क्या ले आऊँगा, निरक्षीय पॉइंट पर रेखा पर ले आऊँगा। तो याद रखो इस तरह से ये, यदि मैं इस पॉइंट P को अक्ष पर ले आऊँ तो हम क्या बोलेंगे कि अक्षीय रेखा पर विभव निकल रहा है। यदि मैं इस पॉइंट को निरक्षीय परपेंडिकुलर ले जाऊँ, लंबवत ले जाऊँ, तो क्या होगा, वो निरक्ष होगा। तो क्या करते हैं हम, इस थीटा कोण पर जो हमारे पास विभव आया वो आया ये। यदि मैं इस थीटा की जगह क्या रख दूँ, 0 डिग्री रख दूँ। कैसे 0 डिग्री रख दूँ, जैसे कि मान लो थीटा जी इक्वल टू ये है यहाँ पर थीटा। यदि मैं इस P को यहाँ ले आऊँ तो ये पे 0 डिग्री हो गया बिल्कुल,
होगा कि नहीं होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, बिल्कुल उसी लाइन में आ गया। तो क्या बोलेंगे कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो अर्थात बिंदु पी अक्षीय रेखा पर स्थित होगा। जब हम थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो पी कहाँ जाएगा, इसके अक्ष पर आ जाएगा। और जहाँ बिंदु पी वहीं विभव निकाल रहे हैं, जो अक्ष पर आ गया तो अक्षीय रेखा पर विभव हो जाएगा। जो 0 डिग्री रखते ही क्या हो गया, के पी कोस 0 का मान 1 होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर क्या आ गया, अक्ष पर आ गया। इसी तरह से यदि मैं इस बिंदु P को अक्ष पर ना लाकर क्या कर देता हूँ, इसको मैं निरक्ष पर ले आता हूँ, इस तरह निरक्ष होता है। तो निरक्ष में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसके साथ ही तो एंगल बना रहा है ये, इस वाली रेखा के साथ ही तो बना रहा है ये एंगल, इस तरह से तो बना रहा है भाई, इस तरह से एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया भाई ये 90 डिग्री। तो अब मैं इस वाले केस में 90 डिग्री रख दूंगा, तो वो आपका जो विभव निकलेगा वो किस पर निकलेगा भाई, वो निकलेगा इस पर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर हम क्या देखते हैं कि P विद्युत विभव के निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। इसलिए समीकरण 7 से जो पिछले अपन विभव निकाला उसमें अपन 90 डिग्री रखने पर निरक्ष पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अक्ष पर जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। लास्ट पन्ने पर हमने निकाला था, ये देखिए। ठीक है, के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन निरक्ष पर लाते हैं हम क्या कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, नोट विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, निरक्ष पर कितना आता है, 0 आता तथा निरक्ष पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी 0 आएगा। जब विभव भी 0 आ रहा है तो उस पर विभवांतर भी 0 आएगा भाई। ठीक है, तो अक्ष अतः निरक्ष पर किसी आवेश को चलाने में क्या कार्य भी 0 होगा, विभव भी 0 है, विभवांतर भी 0 है, तो कार्य भी 0 होगा। क्योंकि विभवांतर क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। जब यही 0 तो ये भी 0 ही होगा भाई। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।